चलें जी, अब हम अपना सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं चाहूँगी कि हम अपना टाइम जो है वो बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ करें ताकि जो है वो हम अच्छा टाइम पे सीख सकें और एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकें। अच्छा जी, ये अर्ली लिटरेसी के हवाले से है आज। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे ज़हन में आता है कि अर्ली लिटरेसी है क्या ना? तो अर्ली लिटरेसी जो है वो बेसिकली अगर आप किसी से कॉमनली पूछेंगे तो वो पहली फुर्सत में बताता है कि भाई रीडिंग और राइटिंग को हम जो है वो लिटरेसी कहते हैं। तो यकीनन ये एक डेफिनेशन है कि लिटरेसी जो है वो रीडिंग और राइटिंग है, लेकिन ये अब आज के जैसे जैसे ज़माना आगे जाता जा रहा है तो इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी अपग्रेड भी हुई है और वक्त के हिसाब से चेंज भी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जो लिटरेसी है वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग की हद तक नहीं है, बल्कि आप कम्युनिकेट करना और सोशलाइजिंग, मतलब सोशलाइजिंग इंटरेक्शन एक दूसरे से करना, कम्युनिकेट करना और इस जो वर्ल्ड आप जिसमें रह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना, उसको उसका मेक सेंस ऑफ दैट। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी लिटरेसी में का पार्ट हो गई हैं। तो जो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई लिटरेसी क्या है तो आप उस पर ही ना ही इक्तफा करें कि भाई रीडिंग और राइटिंग को जो है वो लिटरेसी कहते हैं। ये एक पुरानी डेफिनेशन है। नई ये है कि जब हम रीडिंग और राइटिंग से आगे जाते हैं तो यकीनन सिर्फ रीडिंग और राइटिंग भी नहीं है, इसमें लिसनिंग भी है, स्पीकिंग भी है, कम्युनिकेशन जो आप कहते हैं ना, तो वो लिसनिंग स्पीकिंग को भी कवर करता है और मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। और अगर अर्ली लिटरेसी की हम बात करते हैं टू बी वेरी फोकस्ड, तो इसमें हम कहते हैं कि अर्ली लिटरेसी इज लर्निंग अबाउट साउंड्स, वर्ड्स एंड लैंग्वेज, वर्ड्स एंड लैंग्वेज। तो ये अर्ली लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हम बचपन से ही जो बच्चों के जो बच्चा पैदा होता है तो जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो साउंड को अटर करता है ना, साउंड निकालता है। तो असल में साउंड से फिर लेटर बनना, फिर लेटर से वर्ड्स बनना, तो ये लैंग्वेज की तरफ एक कदम होता है। तो लिटरेसी जो है मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। तो आपने अब क्या करना है कि रीडिंग और राइटिंग तक नहीं रहना है। अच्छा, अब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो इसमें ये होता है कि हम अब फोकस करेंगे कि लिटरेसी की यानी कि रीडिंग के लिए हमने कौन सी चीज़ें करनी है कि बच्चा जो है वो बेहतरीन इस काबिल हो जाए कि वो चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके और फिर उस पे के बारे में सोच सके। ठीक है ना? तो पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर हम रीडिंग की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जहाँ जहाँ ये रीडिंग डेवलप हो रही होती है। तो अगर हम देखते हैं कि द इमर्जेंट प्री रीडर 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक का जो है वो बच्चा जो है वो प्री रीडर कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट के साथ उसका इंटरेक्शन हो जाता है। तो ये जो ड्यूरेशन है ना जो आपका बिल्कुल बिगनिंग का है वो 6 मंथ्स टू 6 ईयर्स रहता है। अच्छा, नॉविस टीचर जो है वो एक तरह से वो बच्चा होता है जो आपका 6 to 7 ईयर्स ओल्ड होता है। अच्छा, नॉविस टीचर का जो है वो बेसिकली ये कहते हैं कि वो न्यू टू रीड होता है, यानी कि जो चीज़ें उसके पास आ रही होती हैं तो वो उसको डिकोडिंग करना सीखता है और या उसकी तरफ जा रहा होता है। तो जो थर्ड कैटेगरी है वो हमारे पास है डिकोडिंग रीडर, जिसमें आपके पास जो एज कैटेगरी आती है वो 7 to 9 आती है। तो डिकोडिंग मीन्स का अगर आप मुझसे पूछते हैं तो डिकोडिंग जो है वो एक्चुअली साउंड को पहचानना, बोलना, डिकोड करना यानी कि उसको लफ्ज में ढाल देना। फिर आपके पास फोर्थ स्टेज आती है द फ्लुएंट कॉम्प्रीहेंडिंग रीडर। वो आपके पास जो है ना जो बच्चा जो है 9 to 15 ईयर्स जो ओल्ड बच्चे होते हैं वो कॉम्प्रीहेंडिंग रीडर होते हैं। वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं, जो भी पैसेजेस या रीडिंग के उनके पास टेक्स्ट होता है। और आखिर में आपका जो एक्सपर्ट रीडर होता है वो 16 ईयर्स एंड ओल्डर होता है। जो वो रीडर होता है जो मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट से इंटरेक्शन करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसके मुताबिक उस पर रिस्पॉन्ड करता है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं बच्चों की। तो आपके पास अगर 6 साल का बच्चा है तो आप ये मत समझें कि ये जो बच्चा जो है वो रीडिंग में कॉम्पिटेंट हो जाएगा। बच्चे जो हैं वो अपने एज के मुताबिक ग्रेजुअली चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं और सीखते जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एक तो ये कि स्टेजेस हमें पता होना चाहिए कि बच्चा किस स्टेज पे क्या कुछ सीख सकता है। तो बहुत ज़्यादा उस पे आपने बोझ लादने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब अर्ली लिटरेसी स्किल्स की बात अब मैं जब कही थी ना कि अर्ली रीडिंग स्किल्स की, अगर हम अर्ली रीडिंग स्किल्स की हम बात करते हैं तो हमें ये 5 कंपोनेंट अपनी डिक्शनरी में डालने होंगे। एक है फोनेमिक अवेयरनेस। जब भी आपके पास ये फोनेमिक अवेयरनेस का वर्ड आए
तो आपने समझ लेना है कि ये साउंड की बात कर रहे हैं और वो साउंड जो है वो इंडिविजुअल है, ठीक है, और वो इंडिविजुअल साउंड मिलके कोई एक वर्ड बना रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आप फोनेमिक का वर्ड देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये साउंड की बात कर रहे हैं और वो साउंड जो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ओरली वर्बली हमने उसको करना है। एक फोनिक्स होता है, वही जब साउंड लिखने वाली यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाता है तो वो फोनिक्स कहलाता है। फ्लुएंसी, जैसे आप सब जानते हैं कि स्पीड आपके पता चले कि बच्चे की फ्लुएंसी कितनी है। और जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास वर्ड बैंक होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वोकैबलरी की मुख्तलिफ एक्सरसाइजें हैं। जब बच्चे के पास अच्छी वोकैबलरी होगी तो वो अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, समझ सकता है। और फिर लास्ट में हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, जहाँ पे वो बच्चा जो है मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट को वो अंडरस्टैंड कर सके। तो अमूमन क्या होता है कि हम जो है वो तमाम चीज़ें छोड़ के कॉम्प्रीहेंशन पे आ जाते हैं। तो हम समझते हैं कि हमने कॉम्प्रीहेंशन समझा दी तो इसका मतलब है हमारी तमाम जो चीज़ें हैं वो पूरी हो गई। तो ये आप समझें कि ये 5 जो हैं, जो मैंने आपको एक इसकी तरतीब दिखाई है, तो उसमें आपके मुताबिक आपने बच्चों में रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना है कि पहले उनको फोनेमिक अवेयरनेस यानी कि फोनिक की अवेयरनेस आनी चाहिए कि वो हैं क्या, किस तरह से उनको लेके चलना है। फिर हमें फोनिक्स को पता होना चाहिए कि फोनेमिक साउंड वो जो रिटन नहीं होते, ओरली हम यूज करते हैं, और फोनिक्स जो है वो लिखे हुए होते हैं, यानी कि इसमें बोलना और लिखने का फर्क है। फ्लुएंसी यानी कि आपकी कितनी फ्लुएंसी है, बच्चा कितनी देर में कितना टेक्स्ट पढ़ सकता है, तो तेजी के हवाले से। फिर वोकैबलरी जितनी अच्छी होगी तो बच्चा उतनी ही अच्छी तरीके से उसको समझ सकता है और कॉम्प्रीहेंशन पे आते हैं। अच्छा, आज की जो मैं आपके साथ सेशन ले रही हूँ उसमें हम ये 5 कंपोनेंट के बारे में और इनकी एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आपने ये 5 याद रखना है और यही वो 5 चीज़ें हैं जो आपने अपनी टीचिंग में शामिल करनी है। अगर आप अर्ली ग्रेड्स को पढ़ाते हैं तो भी आपने ये फॉलो करना है, अगर आप प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो भी ये फॉलो करना है, और अगर आप सेकेंडरी में पढ़ाते हैं तो भी यही फॉलो करना है। और जब आप ये तमाम चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके बच्चों की रीडिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर हम फोनेमिक अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये आप एक नज़र इसको खुद से पढ़ लें। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको फोनेमिक अवेयरनेस के बारे में बताया कि ये इंडिविजुअल साउंड्स होते हैं, यानी कि अगर ए ब क ड, ठीक है, और ये स्पोकन वर्ड्स में शामिल होते हैं, जैसे ब अ स, बस। तो इस तरह से आपने जो है वो इंडिविजुअल हर जो लेटर है उसका साउंड जो है वो हमें मालूम होना चाहिए, और ये जब हम साउंड की बात करते हैं तो हम फोनेमिक अवेयरनेस हमारे जहन में आना चाहिए। और इस तरह से अगर हम फोनेमिक अवेयरनेस को देखते हैं तो कुछ इसकी लैडर इस तरह से बनती है कि अगर हम ये 5 चीज़ें करते हैं तो हम कहते हैं कि ये फोनेमिक अवेयरनेस में बच्चा जो है वो कॉम्पिटेंट हो गया है। इसमें सबसे जो निचला है वो है राइम एंड एलिट्रेशन। राइम जो आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो बच्चा वो बहुत तेजी से सीखता है। और एलिट्रेशन, अगर आप टंग ट्विस्टर की बात करते हैं ना, तो आपने मुख्तलिफ टंग ट्विस्टर आपने सुने होंगे। और उसके बाद जो है वो सिलेबल। सिलेबल आप जानते होंगे, जब हम किसी वर्ड को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हम उसको सिलेबल कहते हैं। तो उनकी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मीन्स मिक्स होना, जुड़ जाना, और सेगमेंटिंग मीन्स होता है सेपरेट होना। तो हम बच्चों को वो एक्सरसाइजेस करवाएं जिसमें सिलेबल की ब्लेंडिंग हो रही हो, यानी कि मुख्तलिफ अल्फाज टूट के जुड़ रहे हो और जुड़ के टूट रहे हो। अच्छा, ऑनसेट राइम और ब्लेंड की ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग एंड फोनेमिक फोनेम आइसोलेशन, ये हम बात करेंगे इस पे, इसकी एक्टिविटीज के हवाले से। और फोनेम ब्लेंडिंग, अब फोनेम मीन साउंड की ब्लेंडिंग, यानी कि साउंड जो एक वर्ड में मौजूद होते हैं डिफरेंट, उनकी ब्लेंडिंग, उनको मिलाना और उनको अलग करना, सेगमेंटिंग। अच्छा, फोनेम डिलीटिंग एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स होता है कि ये फोनेम है ना, यानी कि साउंड्स हैं, उनको किस तरह से उनके साथ खेलना है कि हम बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकें। अच्छा, ये मैंने आपको बताया ना कि फोनेम अवेयरनेस की ये स्टेयर्स हैं जिस पे अगर बच्चा ग्रेजुअली चलता है तो वो इस पे साउंड में एक्सपर्ट हो जाता है, और वो उनकी आइडेंटिफिकेशन में भी उसको आसानी होती है। लेकिन मसला ये है कि हमारा अगर करिकुलम को देखा जाए तो हमारे पास जो ज़्यादातर चीज़ें नज़र आती हैं वो राइम और एलिट्रेशन, यानी कि कुछ बेसिक एलिट्रेशन नज़र आती हैं।
तो वो ग्रेड 1 तक ऐसी नजर आते हैं कि जिसमें राइम की बात हो रही है, लेकिन सिलेबल ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग, ऑनसेट राइम, ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग, फोनेम ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग, फोनेम डिलीटिंग एंड मैनिपुलेशन, ये हमारे पास करिकुलम में मौजूद नहीं है, विजिबल नहीं है। जो वो लोग जिनकी जो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, ये मैं पाकिस्तान के करिकुलम के बारे में बात कर रही हूँ, तो हमारे पास बहुत बेसिक चीज़ें हैं और ये चीज़ें ऐड होना बहुत ज़रूरी है जब हम रीडिंग स्किल्स के लिए बात करते हैं, लिटरेसी डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं। तो जब बच्चे इस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा तो उसको बेस उसका जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जहाँ ये राइम है और एलिट्रेशन है, अब हम हर एक को देखेंगे कि ये इनके साथ कौन-कौन सी एक्टिविटीज करवाई जाएँ तो ये इम्प्रूव होता है, ठीक है ना? तो हम पहले से नीचे से शुरू करेंगे, राइम एंड एलिट्रेशन। राइम एलिट्रेशन के लिए थम्स अप एंड डाउन। फॉर एग्जांपल टीचर जो है वो डिफरेंट राइमिंग के 2 वर्ड फॉर एग्जांपल लेती है, जैसे टॉप, शॉप। तो अगर वो राइम कर रहे होंगे तो बच्चे थम्स अप करेंगे, और अगर वो राइम्स नहीं कर रहे होंगे तो बच्चे थम्स डाउन कर रहे होंगे। तो उसमें जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और इसी तरीके से खेल-खेल में वो सीख पाएँगे। मुख्तलिफ पोएम, सॉन्ग और नर्सरी राइम्स जो हैं वो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमने कोई एक जैसे आप कोई पोएम पढ़ा रही हैं, राइम्स पढ़ा रही हैं, आपने उसमें से एक वर्ड ले लिया और बच्चों को कहा कि जब इसमें से राइम आएगा, राइमिंग वर्ड आएगा, आपने एक वर्ड इसमें से चूज कर लिया और आपने बच्चों को कहा कि इसमें मैं अब बाकी पोएम राइम पढ़ रही हूँ, अगर इसमें आपको इससे मिलता जुलता राइम मिलता है तो आपने जो है वो हैंड्स अप करने हैं। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे कंसंट्रेट होके वो राइम को या सॉन्ग को या पोएम को सुनेंगे और उस टारगेट वर्ड से मैच करके देखेंगे कि वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, और जब आप हैंड्स अप करेंगे तो पूरी क्लास जो है वो लाइव हो जाएगी। एक और एक्टिविटी है मूवमेंट ब्रेक। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि सेट ऑफ, अच्छा मेरा भी कनेक्शन अगर आपका ऊपर नीचे होता है तो मैं वापस ज्वाइन करूंगी और इसी तरह आप लोग भी ज्वाइन करते रहिएगा, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट किसी वक्त भी आ सकता है, तो आपने वापस आ जाना है। अच्छा, मूवमेंट ब्रेक की हम बात कर रहे थे, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखी हुई है, उसमें ये होता है कि टीचर जो है वो एक सेट ऑफ राइम्स वर्ड लेगी और उसमें कोई ऑर्ड भी डाल देगी। तो उसमें जो है कि बच्चों को जैसे ही आपने कहा कि रैट, हैड, बैट, कैट, जैम, अगर वो जैसे ही ऐसा वर्ड सुनेंगे कि जैम, यानी कि जो राइमिंग नहीं है उस सेट के साथ, तो बच्चे जो है वो मुख्तलिफ मोशन भी कर सकते हैं, यानी कि कोई स्टैंड अप हो गया, आपने खुद इंस्ट्रक्शन देने हैं कि अगर आया है तो आपने स्टैंड अप हो जाना है या क्लैप कर देना है। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी आप डाल सकते हैं, तो आपकी चॉइस पर है। तो अगर आप 3-4 सेट बोलेंगे इस तरह से जैसे, और उसमें कोई ऑड डालेंगी तो बच्चे को वो पिक करना चाहिए कि वो कौन सा ऑड है और उसी वक्त वो अपने उन्होंने वो एक्शन शो करना है। अच्छा, एक है आई एस्पाई, ये बहुत सारी जगहों पे फिट होता है, तो मैंने भी इसको फिट करने की कोशिश की अपनी राइम के साथ। तो उसमें ये है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट्स ले लेती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपने कोई भी क्लास का ले लें और आप बच्चों से पूछें कि इससे मिलता जुलता आपने कोई राइमिंग वर्ड बनानी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्लास में पेन है या बुक है तो आपने कहा इससे मिलते जुलते राइम वर्ड में, तो हो सकता है बच्चे आपको बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स दें। कुछ हमारे पास करिकुलम रिलेटेड राइमिंग वर्ड्स में ऑलरेडी होते हैं जो हम एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते हैं। तो एक मैंने जर्नल से एक्सरसाइज का एक वो उठाया था, जैसे लॉग, फॉग, डॉग। तो बच्चे जो हैं वो आप उसमें से भी राइम करवा सकते हैं। या वर्ड ऑफ द डे, यानी कि आपने कोई वर्ड लिखा और बच्चों से कहा कि इससे रिलेटेड जो भी राइमिंग वर्ड है वो आप मुझे बताइए, ठीक है। इसी तरह एलिट्रेशन की प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको हम बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं करवा सकते, इनसे आप सिली फ्रेजेस आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जैसे मैजिकल मैथ्स, क्रिएटिव कैरोलिन, सुपर साइंस सेंटर। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे जो है वो टंग ट्विस्टर का एक वो फ्लेवर लेंगे इससे। तो ये इसमें मैंने पहला आपको फोनेमिक अवेयरनेस का, राइम और एलिट्रेशन का मुख्तलिफ एक्टिविटीज आपको मैंने बताई हैं। इसी तरह हम सिलेबल ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग, यानी कि उनको मिलाना और उनको अलग करना। तो गैस द नेम, इसमें सिंपल आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको नाम बता रही हूँ कोई और आपने बच्चों आपने गैस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि जेनिफर, तो बच्चे जो हैं वो ब्लेंडिंग करेंगे इसकी सिलेबल की और बताएंगे कि ये नाम क्या है, ठीक है ना। और अगर हम सेगमेंटिंग के लिए करें
तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एक एक्टिविटी है जिसमें आप सेगमेंटिंग का, आपने कोई वर्ड बोला और बच्चे जो हैं उसको सेपरेट करके बोलें, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्लैप भी करवा सकते हैं, क्योंकि जितने सिलेबल हों तो उसके मुताबिक वो बच्चे या तो क्लैप कर लें या कोई एक फिजिकल या हाथ हैंड रेज कर दें अपना, या अप एंड डाउन हो जाएं, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ आप एक्शन उनसे करवा सकती हैं, आपकी चॉइस पर है। तो उससे क्या होता है कि सारे बच्चे फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हैं और आपको पता हो रहा था, आप इवेल्युएट भी कर सकती हैं कि आप बच्चे कितना हद तक सीख रहे हैं। तो ये एक एक छोटी छोटी एग्जांपल मैंने सिलेबल ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग की मैंने आपसे ली। इसी के साथ मैंने कहा कि ऑनसेट ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग और फोनेमिक आइसोलेशन। अच्छा, पहले हमें ऑनसेट राइम, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड नजर आ रहा है, तो ये बहुत सिंपल है वैसे तो, कि ऑनसेट राइम क्या होती है और उसकी ब्लेंडिंग क्या होती है, सेगमेंटिंग क्या होती है। तो ऑनसेट राइम जो होती है, फॉर एग्जांपल शर्ट एक वर्ड है, तो इसमें से क्या करते हैं कि जो कॉन्सोनेंट होता है ना, या तो कॉन्सोनेंट या जो क्लस्टर होता है कॉन्सोनेंट का, वो अलग कर देते हैं, और वॉवल के साथ जो वर्ड होता है वो अलग कर जाते हैं। जैसे शर्ट में श जो है वो ऑनसेट है, और उसकी जो राइम है यानी कि जो वॉवल से शुरू हो रहा है, तो IRT, तो शर्ट हो गया, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो शर्ट बन जाएगा। तो ऑनसेट राइम का मतलब यही है कि ऑनसेट मीन्स के कॉन्सोनेंट, या तो कोई एक वर्ड, एक कॉन्सोनेंट या क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट को आपने अलग करना है, और वॉवल्स के साथ उसको अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चार्ट बना ली और उसमें आपने बच्चों को कहा कि कौन से है और राइम, और आपने मुख्तलिफ उसको दे दी, और बच्चे जो है वो खुद मिला कर कोई ना कोई वर्ड बना रहे हैं जिसमें कॉन्सोनेंट एक लेते हैं और वहां से राइम का कोई वॉवेल को कोई लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फोनेम, अच्छा काइंडली आप लोग ना म्यूट कर दें। फोनेम ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग। अब यहाँ पे फोनेम का जैसे बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये साउंड से हम रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि फिनिश माय सेंटेंस, फॉर एग्जांपल मैंने एक वो लिखी है कि फोनेम यानी साउंड, तो आई गेव हिम माय पेन, तो बच्चे जो है वो इसकी ब्लेंडिंग करेंगे, क्या हो गया, पेन। इसी तरह सूटकेस गेम, और सूटकेस गेम एक ऐसी है जो हम मॉर्निंग सर्कल में भी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो सूटकेस गेम में ये होता है कि आप कहें कि आई प्लान टू गो टू कराची, आई एम पैकिंग माई सूटकेस, आई kept, for example, I will keep my book। तो बच्चे जो हैं, फिर नेक्स्ट बच्चा जो है वो खुद बताएगा कि I will keep my pen। तो इस तरह से बच्चे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बताएंगे जो सूटकेस में जाने हैं, और वो उसको क्या कर देंगे, आपको सेगमेंट भी कर सकते हैं और ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हेड, शोल्डर, नीज एंड टो, उसमें ये है कि आपके फोनेम सेगमेंट जब हम करते हैं, क्योंकि सेगमेंट करने के लिए यानी कि अलग करने के लिए, तो आपने क्या किया कि कोई आपने वर्ड बोला वन सिलेबल, ठीक है, का कैट, तो बच्चे जो है वो हेड पे हाथ लगाएं, शोल्डर पे हाथ लगाएं, तो जितने उसमें साउंड बन रहे हैं तो उसके हिसाब से अपने ये टच कर सकते हैं कि हेड को, शोल्डर को, नीज को एंड टोज को। नाइट लाइट, ये तो मैंने इसमें ऐसे ही लिख दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई लाइट है, तो आपने जितने साउंड हो रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो उसके मुताबिक उसको ऑन एंड ऑफ करें, तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें इस लफ्ज में कितने साउंड आ रहे हैं, तो वो आपकी क्या होगी। फिर यहाँ पे फोनेम जंपिंग है, फोनेम जंपिंग यानी कि आपने कोई साउंड बोला तो वो बच्चे जो हैं वो जंपिंग करेंगे उस जितने उसमें साउंड नजर आएंगे उनको। तो ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि पेन, तो वो मिलाएंगे तो पेन वर्ड बनेगा, तो वो ब्लेंडिंग हो गई। और जब हम सिर्फ कहेंगे कि तो ये क्या हो गया, आपकी सेगमेंटिंग हो गई। अच्छा, अब ये है फोनेमिक डिलीटिंग एंड मैनिपुलेटिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इस लिहाज से कि ये दरअसल समझे कि एक तरह से आप जो है वो खेल रहे हैं, ठीक है। या तो आप खेल रहे हैं साउंड्स के साथ या सिलेबल के साथ, किसी वर्ड का के में सिलेबल के साथ या उस वर्ड में मौजूद साउंड के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास माइस वर्ड है, तो मैं अगर माइस में से एम डिलीट कर दूं तो ये इट कुड बी आइस,
तो इस तरह से आप डिफरेंट वर्ड दें और बच्चों से कहें कि इसमें इसे इस साउंड को निकाल दें तो क्या इसका दूसरा साउंड बनेगा। तो बच्चे जो हैं वो इस तरह से डिलीट करके वो चीज़ों को नए साउंड के साथ उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे ही अगर ऐड करवा दिया, जैसे टॉप है, अब में एस ऐड करवा दिया जाए तो वो स्टॉप हो जाता है। तो फिर बच्चे देख सकेंगे कि उस साउंड में चेंज आ जाता है अगर हम कोई लेटर जो है वो ऐड कर देते हैं। इसी तरह सब्स्टिट्यूटिंग, यानी कि उसके अलावा जैसे रन है, आप सब्स्टिट्यूट करना है, आर की जगह कौन सा वर्ड लगा सकते हैं हम, तो बन हो सकता है, रन है, बन है, फन है। तो सिर्फ एक लेटर चेंज करेंगे, यानी कि फर्स्ट लेटर को सब्स्टिट्यूट कर दें किसी दूसरे लेटर के साथ, तो वो मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। तो ये बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज होंगी और साथ साथ आप देखिएगा उनका साउंड स्ट्रांग होगा, सिलेबल का स्ट्रांग होगा और साथ साथ उनकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। और फिर वो डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि ये राइमिंग है, ये राइमिंग नहीं है, या इसकी ये चीज़ करने से ये राइम बन गया और इसी चीज़ को हटाने से ये राइमिंग नहीं रहा। उसके बाद है आपके पास फोनिक्स एक्टिविटीज़। तो फोनिक्स की एक्टिविटीज़ पे जाने से पहले आप 2 मिनट लें और देखें इसमें ये फोनिक्स है क्या एक्चुअली। अच्छा, बेसिकली अगर हम फोनिक्स की बात करें थी तो मैं आपसे कह रही थी जो चीज़ हमारे पास रिटन में मौजूद है और हम उसको पढ़ रहे हैं साउंड के ज़रिए, तो वो फोनिक्स कहलाता है। तो यही बात वो कहना चाह रहे हैं कि जो फोनिक्स है वो आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है उन लेटर्स के जो लिखे हुए हैं और जो हम बोलते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो स्टेजेस है ना कि फोनिक्स में आपको बच्चों को लेटर रिकग्निशन हो जाए। अच्छा जी, ये टेक्निकल थोड़ा सा रहेगा और होपफुली के सारे लोग वापस ज्वाइन कर लें। हम लोग बात कर रहे थे फोनिक्स पे ना, तो फोनिक्स में आपको बताई थी कि बेसिकली जो है वो एक रिलेशनशिप डेवलप करता है वो उन लेटर्स में जो लिखे हुए हैं और जो हम बोलते हैं। तो जब आपको फोनिक्स में बच्चों को स्किलफुल करवाना है, उनकी स्किल्स डेवलप करवानी है, तो सबसे पहले उनको लेटर रिकग्निशन हो कि कौन सा लेटर है, और उसके बाद उसके पास उसको उस लेटर के साउंड का भी पता होना चाहिए। फिर वो उसको डिकोड कर सके, उसको पढ़ सके। और साइट वर्ड्स भी जो हैं, जब हम कहते हैं ना कि वो लव फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, तो अगर वो उसमें वो डेवलप कर लेता है तो वो एक बेहतर जो है वो रीडर बनने की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, थोड़ी सी हम एक्टिविटीज़ देखते हैं कि हम इसके हवाले से क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं फोनिक्स के हवाले से। तो इसमें आप क्या देख सकते, तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हम कोई इलास्टिक में जो है वो आपने कुछ वर्ड्स आपने डाल दिए, जब बच्चे उसको खींचेंगे और वो उसके साउंड के हवाले से उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं कि का, एक्ट, कैट। तो इस तरह से वो सब्स्टिट्यूट वर्ड भी डाल के उसका, जैसे उसमें उसकी सी की जगह वो एम भी डाल सकता है, तो MAT, मैट, एक्ट, मैट। तो इस तरह से वो एक्टिविटी भी रहेगी और बच्चा इंटरेस्ट लेगा, और वो क्योंकि वो लेटर को रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, लेटर का साउंड भी पता है उसको, तो वो डिकोड कर रहा है इसको। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि आपने शीट में आपने लेटर्स लिख दिए और बच्चों से कहा कि चलें हम बाहर चलते हैं और देखते हैं कि इन लेटर्स से मुतालिक हमें बाहर कौन कौन सी चीज़ें मिलती सकती हैं। तो बच्चे जो हैं वो जो चीज़ें उनको उन लेटर के हवाले से नज़र आएँ तो वो उस पर रख के और उसको साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे सैंड है तो वो सैंड। तो इस तरह से जो है वो एक छोटी सी एक्टिविटी हो सकती है जो फोनिक्स को फोकस कर सकती है। उसके बाद कुछ फोनिक्स की हमारे पास बुक्स भी होती हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो उसमें से साउंड को प्रोड्यूस करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ अल्फाजों को भी पढ़ सकते हैं। कुछ DVDs बहुत अच्छी आती हैं जो जहाँ पे वो बच्चे देख रहे होते हैं और उसके साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी हो रही होती है, जैसे लॉन्ग ई है या हार्ड जी और सॉफ्ट जी, हार्ड सी, हार्ड सॉफ्ट सी। तो इस तरह से वो चीज़ों में उनको फ़र्क भी पता चलता है और वो फिर मुख्तलिफ अल्फाजों में इन साउंड को प्रोड्यूस करने की सलाहियत भी रखते हैं। फिर कुछ वर्कशीट्स भी बहुत आती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप चूज़ करें कि कौन सा आएगा, CK, तो फिर वो बच्चा जो है उस पर सर्कल करता है, तो इस तरह से वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उसको अगर जब वो डक का साउंड पूरा प्रोड्यूस हो जाता है तो वो उस पर टिक कर लेता है। तो इस टाइप की बहुत हज़ारों आपको वर्कशीट मिल सकती है इंटरनेट से।
टीच फोनिक्स थ्रू पिक्चर्स। आप डिफरेंट पिक्चर्स या आपके पास डिफरेंट, अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स हैं तो आप बता सकते हैं और फिर बच्चों से कहें कि इसको बताएं ये है क्या, और फिर हम इसका साउंड किस तरह से बोलेंगे। तो लिखा हुआ भी हो सकता है कि वो पढ़ के आपको बताएं कि अच्छा ए ई आर वो करके, फिर वो चेयर का भी बता सकते हैं आपको। अच्छा, आउटसाइड लेटर साउंड के बच्चे लेटर को लिखें, दूसरा प्रोड्यूस करें और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपस में एक फन के तौर पे वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेटर साउंड मैचिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक छोटे पेपर पे डिफरेंट लेटर्स लिख दिए और कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए, जो बच्चे जो हैं वो साउंड निकालेंगे और ऑब्जेक्ट को भी जिस तरह से वो कॉल आउट करेंगे तो देखेंगे अगर साउंड मैच कर रहे हैं तो फिर वो उसको उसकी जगह पे प्लेस कर देंगे। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने स्पिन एंड राइम करना है। तो इसमें क्या करना है कि दो आपके पास टिश्यू पेपर जो हम रोल वाला होता है वो आपने यूज़ किया, उसमें आपने डिफरेंट लेटर लिख दिए और वहाँ पे उससे मिलते जो जैसे जैसे ए एन है, फैन हो गई, पैन हो गया, ठीक है ना, कैन हो गया। तो इस तरह से आप स्पिन करती रहेंगी और मुख्तलिफ लेटर जो वर्ड्स हैं वो बन सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई कैलेंडर है, छोटा टेबल कैलेंडर, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि एक साइड पे आप ये डिफरेंट लेटर्स लिख दें और यहाँ पे सिर्फ एक पेज पे ये वाला लिख दें, तो वो लेटर चेंज होते रहेंगे और वो मुख्तलिफ वर्ड्स बनते रहेंगे। अच्छा जी, अब फ्लुएंसी को अच्छा करने के लिए हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए तो वो हम देखते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए फ्लुएंसी है क्या। तो प्लीज़ आप कुछ सेकंड्स लें और पढ़ें क्या है ये। अच्छा जी, इसमें जैसे आपने देखा होगा कि बोल्ड में लिखा हुआ है ना, और तस्वीर भी बता रही है कि एक्चुअली फ्लुएंसी जो है वो वर्ड डिकोडिंग, यानी कि जब आप वर्ड पढ़ते हैं और फ्लुएंसी अगर आपके पास हो तो कॉम्प्रिहेंशन की तरफ वो आपको पहुंचाने में मदद देती है। तो बेसिकली ये एक ब्रिज का काम करती है कि वो वर्ड डिकोडिंग, यानी कि जब वो बच्चा लफ्ज़ों की पहचान, क्योंकि जितना भी हमने फोनेमिक अवेयरनेस में हमने साउंड के हवाले से सारा सीखा है और फोनिक्स में हमने वर्ड के हवाले से किया है जो कि लिखे हुए थे और उनके हमने डिफरेंट प्रैक्टिसेस की। तो अब फिर हम जब फ्लुएंसी पे आते हैं तो फ्लुएंसी जब आप बच्चे आप लफ्ज़ पढ़ सकता है, डिकोड कर सकता है, तो फ्लुएंसी हेल्प करती है कि वो कॉम्प्रिहेंशन की तरफ किस तरह से वो लेके जाए कि बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सके और उसके मीनिंग खुद से बता सके। ठीक है ना। अब हम फ्लुएंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि टीचर जो है वो रीड अलाउड कर सकती है। आपने देखा होगा ये तो हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है कि जो हम पढ़ते हैं और बच्चों को फिर हम बताते हैं कि टेक्स्ट से थोड़ा सा उनको फेमिलियर करते हैं। तो रीड अलाउड करें, ठीक है, ताकि बच्चों को पता चले कि मॉडल रीडिंग क्या है। अमूमन ये होता है कि हम रीडिंग को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं कि हम एक ही टोन में इसको पढ़ते जाते हैं। मुख्तलिफ टेक्स्ट में मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशंस भी होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं और हम टेक्स्ट को एक ही तरीके से पढ़ते हैं। तो एक टीचर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करे कि इसकी नेचर क्या है और इसको मैंने किस तरह से बच्चों के सामने एज अ मॉडल पेश करना है, ताकि जब बच्चा उस टेक्स्ट को रीड करे या उसको रिवाइज करे तो वो भी उसी मॉडल को फॉलो करे। अच्छा, उसमें आप हो सकता है कि मुख्तलिफ आप किस्म के आपने टेक्स्ट दे दिए और बच्चे जो हैं वो लिसन करें और फॉलो करें। तो आजकल जिस तरह टेक्नोलॉजी का दौर है तो हम मुख्तलिफ सिचुएशंस बच्चों को दे सकते हैं कि वो सुने और उसके मुताबिक चीज़ें, अगर इंफॉर्मेशन मौजूद है उनके पास तो वो देखें, सुने और उसके मुताबिक रीड आउट करें और उसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, साइड वर्ड बड़े हेल्पफुल होते हैं और मैंने इसकी तो काफ़ी मतलब इसकी मैंने इफ़ेक्टिवनेस को बहुत अच्छी तरह देखा है। अमूमन ये होता है कि जब हम कोई नया सबक या कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं ना, तो अगर आप इनिशियली उसमें से कुछ मुश्किल अल्फाज, फॉर एग्ज़ाम्पल आप, हमारी कोशिश होती है कि हम एक दिन में ही वो चैप्टर रीड करवा के ख़त्म कर दें बग़ैर अंडरस्टैंडिंग के, बग़ैर बच्चों की जो है वो ना वोकैबुलरी में को हम देखते हैं, ना ही हम देखते हैं कि बच्चा इस काबिल है कि उसको वो समझ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए ये होता है कि हर पैराग्राफ में से आप कुछ वर्ड हाई फ्रीक्वेंसी निकाल लें जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उसमें जो है कि एक दो दिन पहले जो है वो साइड वर्ड जो है वो आप डिस्प्ले कर दें या एक छोटे कागज़ में और फिर बच्चों को उसकी प्रैक्टिस करवाएं। जब बच्चे उससे उन वर्ड से फेमिलियर हो जाएं तो फिर आप टेक्स्ट की तरफ आएँ। तो फिर जब आप टेक्स्ट की तरफ आते हैं तो बच्चे उसमें से
बहुत सारे वर्ड जो हैं वो उनके लिए फ़ैमिलियर हो जाते हैं और उनके लिए फ्लुएंसी को बेहतर करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको वैसे ही बगैर किसी के स्टार्ट करवाते हैं और उसमें आपने कोई नए पुराने अल्फाज या नए अल्फाजों को इंट्रोडक्शन नहीं करवाया है, तो फिर बच्चों के लिए वो मुश्किल होती है और बच्चे फिर अटकते हैं। और इसमें फ्लुएंसी के लिए भी हो सकता है कि आपने थिएटर आपने किया और बच्चे जो हैं वो अपने अपने पार्ट को परफॉर्म कर रहे हैं बाय रीडिंग इट, तो वो एक बच्चे को इंटरेस्टिंग वे भी हो गया और रीडिंग भी हो गई और चीज़ें प्रेजेंट भी हो गई, बच्चों की कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग होता है कि जब आप बच्चों को पेयर अप कर दें और उनको कहें कि अच्छा ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, आपने सुनना है और आपने बताना है कि कौन से वर्ड जो हैं वो गलत प्रोनाउंस किए गए हैं या सही तौर पे समझे नहीं है। इसी तरह दोनों के पार्टनर बनाते हैं, लेकिन उनको मुकाबले के लिए ना लगाएं प्लीज़। उनको कहें कि आपने हेल्प करनी है अगर वो साउंड आउट ना कर सके या बच्चे लफ्ज़ों को पहचान ना सकें, तो आप देखिएगा बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। लेकिन अगर हम कंपटीशन का पार्ट डाल देते हैं तो उसमें फिर हम लॉस्ट हो जाते हैं, ना ही बच्चा कुछ सीख पाता है और उसमें ये होता है कि एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में वो एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं। तो दरअसल इस पेयर रीडिंग का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं बच्चे। फ्लुएंसी के हवाले से फिर हम बात करते हैं इको रीडिंग। अच्छा, इको रीडिंग के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना, तो इको रीडिंग क्या होती है कि टीचर जो है ना उसमें टेक्स्ट जो है वो या तो उसके पास या तो बिग बुक होती है, ठीक है ना, तो वो जो है बिग बुक हो या बोर्ड पे जो है उसके पास इनलार्ज्ड टेक्स्ट हो यानी कि बड़ा सा लिखा हुआ हो, फिर जो है वो टीचर जो है उसको रीड आउट करे और उसमें जो है वो टीचर जो है पढ़ने के बाद डिफरेंट वर्ड्स जो है वो पॉइंट आउट करे और तमाम बच्चे जो हैं वो एक साथ उसको रिपीट करें। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा और उसमें से कुछ वर्ड की तरफ मैंने पॉइंट आउट किया कि ये क्या है, तो बच्चे जो हैं जब वो रीड करेंगे तो वो इको रीडिंग हो जाएगी जब वो सब मिलके कर रहे होंगे। इसी तरह एक और रीडिंग होती है कोरल रीडिंग, जो हम बहुत ज़्यादा करते थे, अभी भी होती ही है। तो उसमें ये होता है कि बच्चे जो हैं टीचर जो है वो टेक्स्ट को 3-4 दफ़ा पढ़ती है ताकि बच्चे जो हैं उससे मुख्तलिफ अल्फाजों से फेमिलियर हो जाएं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो टीचर पढ़ रही होती है और फिर बच्चे जो हैं उसको पीछे से एक रिपीट कर रहे होते हैं साथ मिलके, तो उसको कोरल रीडिंग कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट भी लेते हैं और फिर वो फेमिलियर हो जाते हैं उस पैसेज से। इसके बाद जो है एक और भी है फ्लुएंसी करने के लिए कि डू रिपीटेड रीडिंग। तो ये अमूमन ये होता है कि ये कोरल और इको जैसी ही होती है और इसमें क्या होता है कि जो है वो इंडिविजुअल भी अपने आप पढ़ सकता है रीडिंग को ना, और रिपीटेशन बार बार उस पैसेज की कर सकता है। एक और भी तरीका है फ्लुएंसी का कि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो अगर एक सेंटेंस है तो उसको आप 2 टुकड़ों में उसको तोड़ दें, स्कूपिंग का फ्रेजेस कर दें, तो शी विल स्विम ऑन द शिप। तो इस तरह से बच्चों को सेंटेंसेस पढ़ने का जो है ना इजी हो जाते हैं उनके लिए और उनकी फ्लुएंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो वो एक सांस में पूरी लाइन नहीं पढ़ते हैं बल्कि टुकड़ों में उन चीज़ों को समझ के पढ़ लेते हैं। और याद रखिएगा फ्लुएंसी के लिए जो है वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रही होती है, यानी कॉम्प्रीहेंशन की तरफ जा रही होती है। फ्लुएंसी में 100% अंडरस्टैंडिंग बच्चों की डेवलप नहीं होती है, ग्रेजुअली होती है। अब हम वोकेबलरी की बात करते हैं तो ये मैं आपको शुरू में भी एक लफ्ज़ यूज़ कर रही थी, वर्ड बैंक। जब हमारे पास अच्छे वर्ड बैंक होता है तो फिर हम उसको मुख्तलिफ जगहों पे अच्छी तरह से यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। और देखा जाए तो वोकेबलरी वाकई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट करती है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें अल्फाजों की ही ज़रूरत होती है। और जब हमारे पास अच्छी वोकेबलरी नहीं हो सकती तो हम किसी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं और ना ही किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। अच्छा, वोकेबलरी भी यहाँ पे 2 किस्म की होती है। एक रिसेप्टिव होती है, यानी कि जो कुछ आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं या बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा होता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, वो आपके रिसेप्टिव करती है, यानी कि आप रिसीव कर रहे होते हैं। और एक्सप्रेसिव यानी इसके वर्ड से ही पता चलता है कि आप उसको एक्सप्रेस कर सकें, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है ना। तो जब हम वोकेबलरी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वोकेबलरी जो है वो एक तरह से समझे बैकबोन है रीडिंग का। अच्छे वर्ड्स होंगे आपके पास, अंडरस्टैंडिंग होगी और आपके पास जितनी अच्छी वोकेबलरी होगी आप उसी तरह बहुत अच्छे ज़्यादा कम्युनिकेटर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा,
इसके साथ हम देखेंगे कि वोकैबुलरी में हम क्या कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी कि रोल अ वर्ड, आपने कोई भी एक वर्ड लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गैदर नजर आ रहा है, तो डाइस लेके जब बच्चा खेलेगा तो हो सकता है 3 नंबर आए, तो गैदर को ने एक्ट इट आउट, यानी इसको एक्ट करना है इस वर्ड पे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी जब वो बच्चे मिलके खेलेंगे और इनमें कोई ना कोई, जब वो उनके पास डाइस में नंबर आएगा तो उन्होंने मुख्तलिफ टास्क उसके उस वर्ड से रिलेटेड करने हैं। तो ये वोकैबुलरी को डिफरेंट एंगल से यूज करना, उसको करना बच्चे सीखते हैं, ठीक है ना। बिकम अ वर्ड कलेक्टर, इसमें हम ये भी हो सकता है कि हम बच्चों को कह सकते हैं कि आपने एक डायरी बनानी है, या आपने एक अपनी एक कोई बुक बनानी है जिसमें आपने अपने फेवरेट वर्ड चूज करना है जो आपको अच्छे लगे, आप उसको जमा करें, आप उसको लिखें या उनको ड्रॉ करें, या जिस तरह से भी है। तो बच्चे जो हैं वो इसमें भी करेंगे और ग्रेजुअली वो देखिएगा उनकी वोकैबुलरी कितनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। एटलीस्ट वो उन वर्ड को पढ़ना सीख लेंगे और उनके लाशऊर में तकरीबन अच्छी खासी एक वोकैबुलरी जमा हो जाएगी। और कुछ वर्ड आप ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कुछ वर्ड वोकैबुलरी पढ़ा रहे हो तो आप कुछ वर्ड्स दे दें कि उनको ज़रूरी नहीं कि उनके मायने लिखे जाए, उनको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बच्चे जो हैं वो वोकैबुलरी को बोझ ना समझें, तो इस तरह से उनके इंटरेस्टिंग वे नज़र आए कि कुछ सीखने के लिए। ये पिक्चर डिक्शनरी बच्चे बना सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की ना, तो वो अपने लिए एक डायरी वैसे इसकी भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। ये आपकी चॉइस है, ऐसा ना कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करवा दें, ये तो आपने बहुत इंटेलेक्चुअली चेक करना है कि आपके बच्चे क्या कर सकते हैं। तो चॉइसेस हों, जो बच्चा जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर सकता है। तो पिक्चर डिक्शनरी बजाय वर्ड लिखने के बच्चा जो है वो उसकी पिक्चर बना दे। तो जब हम पिक्चर को करेंगे तो समझ जाएंगे कि वो जो है बच्चे जो हैं अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये वर्ड है क्या। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं वोकैबुलरी में मेक वर्ड वॉल। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और पुराने ज़माने में भी अभी भी चलता है और अभी भी होना चाहिए कि बच्चे जो हैं टाइम टू टाइम जितने भी नए वर्ड्स उनके पास आते हैं, तो कभी भी बच्चों को ये ना कहें कि डिफ़िकल्ट वर्ड, तो उनको हमेशा ये कहें कि न्यू वर्ड। क्योंकि जब हम कोई चीज़ नेगेटिव में कहते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी लिहाज से उसी को अंडरस्टैंड भी करता है और उसको उसी एंगल से देखता है। तो कोशिश करें जब हम बच्चों के साथ या अपने साथ भी वोकैबुलरी यूज़ करें तो बहुत थॉटफुल हों, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना वो कीवर्ड सेलेक्ट करता है और उसी के मुताबिक काम करता है। तो ये वर्ड वॉल भी बना सकते हैं। अब आपकी वर्ड वॉल डिफरेंट भी हो सकती है। ये तो मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है कि ये ABCD के लिहाज से है। आप इसमें एडजेक्टिव क्लास की लेवल के मुताबिक डिपेंड कर सकता है, कहीं एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, कहीं नाउन भी आ सकते हैं। तो नाउन की जो डिफरेंट जो हमारे पास कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से भी आ सकती है। तो चॉइस आपकी है, वेरिएशंस आपकी हैं। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे और किस तरह से उसको इम्प्रूव करना है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन का भी आप कुछ सेकंड ले लें और पढ़ लें। अच्छा, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, जब हमें कोई टेक्स्ट समझ में आ रहा होता है तो हमारी बड़ी दिलचस्पी होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर वो टेक्स्ट जो है, अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो इंटरेस्ट है इंग्लिश में है और मुझे कोई मैथ्स का पढ़ा रहा है, तो मुझे ना वो समझ में आ रहा होगा, ना मैं उसके सेंस बना सकती हूँ, ना मैं उसको कॉम्प्रीहेंड कर रही हूँ। तो ये एक इंटरेस्ट की बात है। लेकिन अगर आपकी कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है और आपको वो समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कॉम्प्रीहेंशन का आपको इशू है। तो अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँ, उसके मुताबिक आप सोच ना पाएँ, तो आप बेसिकली आप रीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा रीडिंग करने के लिए जब आपके पास कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हो तो आप उसको अच्छी तरह समझ सकें, उसके मुताबिक आप सोच सकें, क्वेश्चंस आपके जहन में कुछ आए, तो वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन है कि आपने इस टेक्स्ट को पढ़ा और अपने एंगल से देखते हुए देखा कि अरे इसमें तो ये भी चीज़ ऐड हो सकती थी, ठीक है, या इसमें ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त बताया गया है लेकिन इसकी एग्जाम्पल नहीं दी गई है। तो ये इसका मतलब है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और फिर आप उसके मुताबिक ही आप दिमाग भी प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ हम बच्चों को पढ़ाएं या दें तो हम बच्चों को प्रायर नॉलेज ज़रूर दें, ताकि जब वो पढ़ने जा रहे हैं तो उसके मुताबिक उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और
उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेस बनाते हुए हमने आगे लेके चलना है। तो काइंडली ऐसा ना हो कि आपने टेक्स्ट पकड़ा दिया और कहा कि चलो ये करो और इसको कॉम्प्रीहेंड करो और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करो, लेकिन आपने पहले प्रायर ताकि बच्चों को उस टॉपिक के मुताबिक आपको पता चल जाए कि क्या अंडरस्टैंडिंग है और बच्चों को भी उससे कनेक्शन बनाने में मदद मिले। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप पिक्चर्स दिखाएं उस टेक्स्ट के हवाले से रिलेटेड, अगर आपके पास पिक्चर हैं तो आप प्रिडिक्ट करवा लें या आप गैस करवाएं कि आज ये हम टेक्स्ट पढ़ने जाते हैं तो जहन में आपके क्या आता है कि इसके अंदर क्या क्या होगा। तो जब वो प्रिडिक्ट करेंगे और जब वो पढ़ रहे होंगे तो वो देखेंगे जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया, यानी जो उसके बारे में सोचा था कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो वो उससे मैच नहीं कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है वो कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं कि जो कुछ हमने बताया था वो मैच नहीं कर रहा है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो बताया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंडिंग कि क्या वो पढ़ रहे हैं। विजुअलाइजेशन भी करवा सकती हैं कि आपने पिक्चर दिखाया और विजुअलाइज करवाया कि ये टेक्स्ट किसके बारे में हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट आंसर देंगे, जब वो उसको करेंगे तो फिर उसको हिसाब से उसको देखेंगे। तो आप उस टेक्स्ट के मुताबिक क्वेश्चन और आंसर्स भी कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछें उस टेक्स्ट के हवाले से, तो बच्चे जो हैं वो थोड़े से वो क्यूरियोसिटी उनमें डेवलप होगी उस टेक्स्ट के मुताबिक और फिर उसको वो कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। और क्या हम क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट ऐसा दें कि जिस पे वो एक्ट आउट कर सकें, जब वो एक्ट आउट करेंगे तो एक्चुअली वो कॉम्प्रीहेंड कर चुके हैं और इसके मुताबिक वो उस पर एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके पास ये तो बहुत एक फार्मूला हमारे पास होती है चीज़ें कि वो स्टोरी स्क्रैम्बल दे देते हैं या सीक्वेंस करने को दे देते हैं कि जंबल ऑर्डर में है, जंबल में है तो आपने उसको ऑर्डर करना है। तो ये तो एक फार्मूला हमारे स्कूल में होता ही होता है, लेकिन कुछ स्कूलों में देखा कि ये भी नहीं होता है। तो आप इस तरह से करेंगे तो बच्चों में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप होगी कि वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन सी चीज़ किसके बाद आएगी, सीक्वेंस बना सकेंगे इवेंट का, इवेंट से रिलेशनशिप भी उनको पता चलेगा कि एक चीज़ हुई है उसके बाद ये चीज़ होनी चाहिए थी, इसके बाद ये होनी थी। तो कोहेरेंसी भी सीखते हैं। रीटेलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब आपने टेक्स्ट पढ़ाया और अगर आप उसके बारे में बच्चों से कहते हैं कि आपको क्या अंडरस्टैंड हुई, आप अपने अल्फाज में बताएं। जब वो रीटेल कर रहे होते हैं उस टेक्स्ट को तो अपने अल्फाजों में बता रहे होते हैं, तो वो ये भी इंटरेक्शन, ये कॉम्प्रीहेंशन की एक अच्छी वो है एक्सरसाइज। इन्फरिंग मीन्स होता है कि जब आपने कोई टेक्स्ट उनको पढ़ने को दिया और उनको कहा कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बताएं कि इसका क्या एंडिंग है या इसका क्या कंक्लूजन। तो जब बच्चे टेक्स्ट पढ़ने के बाद जब वो अपने कंक्लूजन आपसे शेयर करेंगे कि क्या अंडरस्टैंडिंग की डेवलप हुई है, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इस टेक्स्ट को किस हद तक और किस एंगल से जो है वो अंडरस्टैंड किया है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारा था सेशन। ये मैंने आपके फॉर्म्स पढ़े थे तो मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस नज़र आई थी, तो मैंने अपने पास लिख ली थी तो आपसे शेयर कर सकूँ कि ये जो कुछ मैंने अभी आपके साथ शेयर किया आया कि वो आपके एक्सपेक्टेशन से मैच किया या नहीं किया। कि हाउ टू टीच लिटरेसी टू न्यू लर्नर्स, तो होपफुली इसका जवाब मिल जाएगा आपको कि न्यू लर्नर्स हों या ओल्ड लर्नर्स हों जिनको रीडिंग लिटरेसी में की स्किल्स डेवलप ना हो, तो उनके साथ क्या करना है। वो 5 मैंने आपको कहा था स्किल्स पे आपने काम करना है। अच्छा, सेकंड है कि टू नो अबाउट स्ट्रेटजीज ऑफ रीडिंग फॉर अर्ली ईयर्स, तो इस पे हमने काफ़ी सारी बातें की हैं। It may guide me to help my 2.5 years old son to become good reader and learner, तो देख लीजिएगा ये आपकी फुलफिल हुई या नहीं हुई। लर्निंग वेज टू डेवलप लिटरेसी इन चिल्ड्रन ऑफ डिप्राइव्ड, तो मेरा ख्याल से जो अनएजुकेटेड हैं, लेकिन हम अनएजुकेटेड की बात नहीं करेंगे कि अगर हम सब टीचर्स हैं और हम सब पेरेंट्स हैं और अनएजुकेटेड तो मेरा ख्याल से कोई भी नहीं होता है, क्योंकि लोग माहौल से भी सीखते हैं। तो उसमें यह है कि हम किस तरह से बेहतर तरीके से, जो हम हमारे पास बच्चे स्कूलों में आते हैं तो हम क्या बेहतर तरीके कर सकते हैं, तो ये हम पे भी डिपेंड करता है। और हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि वो क्या इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप खुद भी देख लीजिएगा। और लोगों ने भी छोटी छोटी सी लिखी थी, तो वो मैंने उनको एक ही लाइन में करके उनको सबको एक, यानी कि तमाम समझ लें आपका ये समरी है, ये आपके एक्सपेक्टेशन थी जो आपने फॉर्म में फिल की थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग अपने एक्सपेक्टेशंस लिखते हैं, तो काइंडली उसमें लिखते रहा करें, वो हमें हेल्प करती हैं हमारे सेशन को बेहतर तरीके से डेवलप करने में। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स के लिए अगर आपके पास कोई है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कोई अपना कमेंट ऐड करना है, तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या बता भी सकते, अनम्यूट भी कर सकते हैं।
अच्छा जी, मुझे एक सवाल नज़र आ रहा है कि किंडरगार्टन में जो है वो बच्चों को अपर केस और लोअर केस, असल में हमारे पास तो सिस्टम ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास तो बच्चा आता है तो हम उसको पेंसिल पकड़ा देते हैं फ़ौरन। तो देखा जाए तो हाँ, हमारे पास जो है ये बहुत ज़्यादा वो है, अलमिया है, जब भी हमारे बच्चों में बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो लैक करती हैं कि उनको आता नहीं है। तो अब ये अपर केस, लोअर केस तो बहुत बात की बात है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि किंडरगार्टन या अर्ली ईयर्स की बात करते हैं तो हम उसमें तो बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिनमें उनकी जो मोटर्स स्किल्स हैं पहले तो वो डेवलप हों, उसके बाद फिर हम ये सारे काम की तरफ जाएं। लेकिन अब बस सैडली ये है कि हम कामों में चले जाते हैं। जितने भी मैंने आपको फोनेम की यानी साउंड की बात बताई है वो तमाम ओरली चीज़ें हैं, लेकिन वो नहीं करवाई जाती हैं, हम डायरेक्ट राइटिंग पे आ जाते हैं। तो अब ये अपर केस और लोअर केस का अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और हर स्कूल का मैंने तरीक़ेकार अलग देखा है कि वो अपर केस, लोअर केस या डिफरेंट तरीके से बताते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल के वो कौन सा सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल और नज़र आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। न्यू वर्ड्स मेरा ख़ास से कहना चाहिए रादर देन डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब डिफ़िकल्ट का वर्ड वो कैच कर लेता है ब्रेन तो उसी मुताबिक हम करते हैं। ये तो मैंने आपको भी दिया है जवाब। अच्छा, उन्होंने कहा है कि समटाइम्स वर्ड्स में साइलेंट लेटर भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं साइलेंट वर्ड में, क्योंकि वो फिर थोड़ा-सा आप जब देखें, जब हमारा पूरा सिस्टम ही इसमें जाता है ना, फ़ोनेम में और फ़ोनिक्स को फ़ॉलो करता है, तो फिर हम उस वक़्त हम काबिल होते हैं बताने के लिए कि बच्चों को कि ये लेटर साइलेंट है। और इसकी भी एक फ़िलॉसफ़ी होती है, क्योंकि फ़ोनिक्स भी अपने अंदर एक पूरी फ़िलॉसफ़ी रखते हैं कि कहाँ कॉन्सोनेंट अगर 2 आ रहे हैं तो पहले वाले की आवाज़ ज़्यादा निकलेगी, बाद वाले की कम निकलेगी। तो इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं, जब हमें वो रूल्स पता होंगे तो ज़ाहिर है हम बच्चों को भी बेहतर तरीके से गाइड करने के काबिल होंगे। तो असल में यही है कि हमें रूल्स ही नहीं पता होते, तो क्या कहाँ साइलेंट हो जाता है और क्यों हो जाता है। तो इसके लिए हमें सबको पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या वजह है कि यहाँ पे ये साइलेंट है, ठीक है ना? अच्छा, रीडिंग फ्लुएंसी को चेक करने कहा कि किस तरह से चेक किया जा सकता है, कि रीडिंग फ्लुएंसी को तो चेक करने के लिए काफ़ी तरीके हैं। उसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक स्लाइड रखी थी अपने पास लास्ट में, पंक्चुएशन इंक्लूडिंग अपर केस, लोअर केस में किया कॉपिंग में। अच्छा, ये जो आपने मुझे पंक्चुएशन बताई है, टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड यूजिंग पंक्चुएशन इंक्लूडिंग अपर केस, लोअर केस, स्टूडेंट येट मेक मिस्टेक वाइल कॉपिंग ऑन देयर कॉपीज, एनी आइडिया टू कवर इट। मेरे ख्याल से हम इतना ज़्यादा बच्चों को पंक्चुएशन पे भी हम इतना जोर नहीं देते हैं ना, क्योंकि यही चीज़ें देखें आगे जाके हमारे पास एक गैप आ जाता है बच्चों के पास कि उनको पंक्चुएशन वो सही से नहीं लगा सकते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम लगा रहे होते हैं तो वो उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते, वो लगाएं ना लगाएं तो वो, और बाज़ दफ़ा हम लोग भी चेक कर लेते हैं कि वो फुल स्टॉप लगा नहीं है, कैपिटल लेटर से लिखा नहीं है, यहाँ पे कॉमा आना था, यहाँ पे ये आना था। तो इसके लिए जो है ना, टीचर को शुरू से ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए ना, तो फिर बच्चे जो हैं वो फोकस्ड हो जाएंगे और फिर आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, तो जैसे अनूर फाउंडेशन है ना, तो उन्होंने ये कहा है कि व्हेन टू विल गो वॉकिंग ऑन फर्स्ट वन डज नॉट टॉकिंग। तो इस टाइप के बहुत सारे फोनिक्स के रूल्स हैं ना, तो प्लीज़ मेरे ख्याल से ये सेशन इसलिए भी और भी है कि फोनेमिक अवेयरनेस में और फोनिक्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है जब आप क्लास में जाते हैं, और इस पे काम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इस पे काम नहीं करते हैं। तो जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कौन सा सॉफ्ट सी आना है या यहाँ पे हार्ड सी आना है, ठीक है ना? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो छोटी बजाय तो गैर मामूली यानी मामूली नज़र आती है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं कि जब आपसे बच्चे क्या, क्यों, कैसे पूछते हैं। तो इसलिए जब आप फोनेम में, और इधर बहुत सारी चीज लोग काम कर रहे हैं फोनिक्स पे, तो अच्छी अच्छी बुक्स भी अवेलेबल हैं आपके पास।
तो कंसीडर कीजिए जब आप अगर इसमें वाकई इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, फ्लुएंसी के हवाले से एक सवाल आप लोग ने पूछा था ना, तो उसमें ये था कि अगर फर्स्ट ग्रेड का बच्चा है तो वो 1 मिनट में तकरीबन 81 वर्ड से कम वर्ड पढ़ सकता हो, तो उसमें आप कहेंगे कि फ्लुएंसी है। सेकंड ग्रेड का बच्चा जो है वो 82 से 108 तक का वर्ड पढ़ सकता हो 1 मिनट में, तो आप कह सकते हैं कि फ्लुएंसी। तो ये एक स्पीड चार्ट भी है, वो मैंने लगाया हुआ है, जब आपको ये मिलेगी ना प्रेजेंटेशन तो ये लगा हुआ है, तो उसके मुताबिक आप उसको चेक भी कीजिएगा बच्चों से, और बच्चे आपस में भी एक दूसरे को टाइम दे के करेंगे कि भाई कितने सेकंड में इन्होंने कितना पढ़ा, तो उससे भी बच्चे जो है ना फिर वो फ्लुएंसी उनमें तेज आती जाती है, क्योंकि जब वो कंपटीशन में आते हैं ना कि कितने टाइम में उन्होंने ये इस पैराग्राफ को पढ़ा, और फिर इसकी बार बार आप जब प्रैक्टिस करवाएंगे आप देखेंगे कि टाइम बच्चे का कम होता जाएगा और फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपने देखनी है। कोई सवाल हो तो आप ज़रूर भेजें, और फीडबैक फॉर्म आपके पास आ गया है तो प्लीज़ आप लोग उसको फिल कर लीजिए ताकि आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल सकें। हो सकता है कि ये ऊपर नीचे टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो हम लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। जी लैला मधानी, आपको जो है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। प्रेजेंटेशन का तो मैंने आप लोगों को कहा हुआ है, इंशाल्लाह आपकी सर्टिफिकेट आएंगे उसके बाद आपकी ये भी आ जाएगी। तो मेरी तरफ से आप लोगों को विश यू गुड लक, और होपफुली जो हमने थोड़ा बहुत आज शेयर किया है तो आप अपनी अपनी क्लासेस में इम्प्लीमेंट करेंगी, और उसको इसके मुताबिक आपने और भी रिसर्च करनी है और बहुत काम करना है अपने अपने स्कूल के जो आपके है जिसको आप लोग फॉलो करते हैं उसके मुताबिक आपने अपने उसका करना है, और प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और फिर देखना है कि कितना बच्चों में फ़र्क आया, क्योंकि रीडिंग ही मेरे ख्याल से मेन वही है जो कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगी। तो यहाँ से मैं सेशन को एंड करती हूँ, और आप प्लीज़ ये फॉर्म फिल कर लें और हमें भेज दें, तो इसके मुताबिक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है।